एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज हम चालू करने जा रहे हैं नया वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपने हमारी अगर बाकी वीडियोस नहीं देखी हो तो उन सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि आया था, इन्फोर्स हुआ था 1 मार्च 1882 को। तो ये पूरा टॉपिक चालू करने से पहले जो मेन चीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम उसका मतलब देखेंगे। आखिर ये जो दो वर्ड हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनका मतलब क्या होता है। जनरली जब आप ये वर्ड सुनेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे नेगोशिएट किया जाए, बट इसका इस एक्ट में इसका मतलब कुछ और है। असल इसमें नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। मतलब एक ऐसा ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब या फिर एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे फर्दर कितनी भी बार ट्रांसफर किया जा सकता है। कब तक? जब तक वो अपनी मेजॉरिटी गेन ना कर ले। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे आप कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को। कब तक? जब तक वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी गेन ना कर ले, मतलब वो अपनी मेजॉरिटी डेट तक ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डेट है 28/1/22 और ये बनाया गया था 21/12/21 को। मतलब 2021 में, दिसंबर 2021 में 21 तारीख को इसे बनाया गया था और इसकी मेजॉरिटी डेट जो है वो 28 जनवरी 2022 है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में इसे कितनी भी बार ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी इसे कितनी भी बार नेगोशिएट किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। कब तक? जब तक ये डेट ना आ जाए। इस डेट के पहले पहले इसे कितनी भी बार ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैच्योर हो जाता है, यानी अपनी मैच्योरिटी डेट गेन कर लेता है, उस दिन ये जिसके भी पास होगा वो इसे कैश करवा सकता है। इसकी मैच्योरिटी डेट आने से पहले इसे कितनी भी बार नेगोशिएट यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला हमने देख लिया कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए। कोई भी जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब उसे ट्रांसफर किया जा सकता हो ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उसका इंडिपेंडेंट टाइटल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट टाइटल मतलब वो कौन बना रहा है, वो क्या है, वो किसके लिए बनाएगा, एक इंडिपेंडेंट टाइटल होना चाहिए उसका। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है एक उसका नाम होना चाहिए, उसका होल्डर होना चाहिए, वो किससे दिया जा रहा है, उसका अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेनिटी, सेम चीज, सर्टेनिटी होनी चाहिए। मतलब उसका एक अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि हर बार जब उसको ट्रांसफर किया जा रहा है तो हर बार अमाउंट चेंज हो रहा है, नहीं। उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, उसका अमाउंट जो है वो सर्टेन ही रहना चाहिए, उसका अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए भले ही वो कितनी भी बार ट्रांसफर हो जाए। दूसरा, राइट टू स्यू, मतलब वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उस जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो होल्डर है, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है, उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उसके होल्डर को स्यू कर सके। स्यू मतलब उस पर केस कर सके, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सके। और वो किसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है? होल्डर के या होल्डर इन ड्यू कोर्स के। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? होल्डर मतलब जो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो, मतलब जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसे होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को या किन किन चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। कुछ चीजें हैं जिनको अपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होती हैं और कुछ हैं जो उसमें से एक्सक्लूड हो जाती हैं। सबसे पहला आता है प्रॉमिसरी नोट, जो कि सेक्शन 4 में दिया हुआ है। यहां हमने प्रॉमिसरी नोट की एक एग्जाम्पल भी बनाया है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक जो व्यक्ति है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं इस तारीख को इस जन को या किसी और जन को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट दूंगा। इसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। यहां आपको दिख रहा होगा 60 days of the date I promise to pay Mr. XYZ or other to the sum of the 40,000 rupees। पहले तो इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए कि प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ एक स्टैंप होता है, यहाँ एक रिटर्न, यहाँ जो व्यक्ति है जिसने इसे बनाया वो अपने एक लिख के देता है कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस व्यक्ति को या किसी और को ये जो सम ऑफ अमाउंट है ये पे करूंगा। यहाँ अमाउंट लिखा होता है न्यूमेरिकल्स में 40,000, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए 40,000 लिखा है,
और सेम वही चीज यहाँ भी लिखी होती है वर्ड्स में 40,000, और यहाँ जो बना रहा है मेकर उसका सिग्नेचर होता है। अब जो ये लोग हैं जो भी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ रहे हैं, इनका कुछ नाम भी होता होगा, इनको कुछ कहते भी होंगे। तो जो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, मतलब जो मेकर है, उसे हम कहेंगे ड्रॉअर। जो जिसने इसे बनाया है उसे हम कहेंगे ड्रॉअर। जिसके लिए बनाया गया, मतलब जिसे ये देने वाला है, जिससे इसको पैसे देना है, उसे हम कहेंगे पेई। उसे हम क्या कहेंगे? पे, या पेयर भी कह सकते हैं, पे भी कह सकते हैं, सॉरी उसे हम कहेंगे पेई। और अगर इसमें तीसरी पार्टी आ जाए, जो कि अभी इसमें नहीं है, हम आगे बताएंगे, वो आ जाए तो उसे हम कहेंगे ड्रॉई। सबसे पहले तो जो ड्रॉअर होगा वो इस प्रॉमिसरी नोट के थ्रू ये प्रॉमिस करेगा कि मैं इतने दिनों के बाद, मान लीजिए 60 दिनों के बाद, जिस दिन ही बनाया गया उससे 60 दिनों के बाद ये प्रॉमिस करता हूं कि उस डेट से 60 दिनों के बाद मैं उस व्यक्ति को, यानी पेई को, मान लीजिए XYZ उसका नाम है, उस व्यक्ति को या फिर किसी और को क्यों? क्योंकि भाई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे नेगोशिएट किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए या तो मिस्टर XYZ को या किसी और को जिसको वो आगे ट्रांसफर कर दे। मान लीजिए ये ए है, इसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये बी है, ये पेई है, और ये सी है जिसे ये ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ए ने ये प्रॉमिसरी नोट में लिखा है कि भाई मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि या तो जिसका मैंने इसमें नाम लिखा है इस बी को, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जिसे ये फर्दर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, यानी ये प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर करता है, उस व्यक्ति को मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये सर्टेन अमाउंट इतने दिनों के बाद दे दूंगा। क्या ए ये प्रॉमिस करता है कि मैं या तो इस व्यक्ति को या फिर जिसे ये प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर करे उस व्यक्ति को 60 दिनों के बाद, या जितने भी दिनों उसमें लिखे हैं उतने दिनों के बाद ये सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, यानी दे दूंगा। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है जो इसमें इंक्लूड होती है, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 5 में दिया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सेम ऐसे ही होता है, मतलब वो भी कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें जो ड्रॉअर होता है वो डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं करता किसी को अमाउंट पे करने का। मतलब ड्रॉअर उसमें डायरेक्ट ये नहीं कहता कि मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा, उसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है जिसे हम कहते हैं ड्रॉई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंट्स में दिया हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रॉअर होता है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, और उसमें जो सेकंड पार्टी है ड्रॉई, उसे ये इंडिकेट करता है, उसे ये डायरेक्शन देता है, या उसे ये ऑर्डर देता है कि तुम्हें थर्ड पार्टी यानी जो पेई है, जिसे हमें पैसा देना है, उसे ये सर्टेन अमाउंट जितने का भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है वो पे करना है। मतलब जो ड्रॉअर है जिसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है वो ड्रॉई को ऑर्डर करता है कि तुम्हें पेई यानी जिसे हमें पैसे देना है उसे ये पैसे ट्रांसफर करने होंगे इतने इतने दिनों के बाद। मतलब जिसने बनाया है वो खुद नहीं दे रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल ये हम ले सकते हैं कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो ड्रॉअर है, बी व्यक्ति है वो ड्रॉई है, और सी जो है वो पेई है। जो बी है उसने, सॉरी जो ए है उसने बी से पैसे लिए थे, नहीं सॉरी बी ने ए से पैसे लिए थे और बी को ए को पैसे देने थे। मतलब बी ने ए से उधार लिए थे पैसे कुछ, और वो उसे ए को लौटाने थे कुछ दिनों के बाद। और सेम वही ए ने सी से पैसे लेके रखे थे, मान लीजिए इसने 50,000 रुपए लिए थे, 5,000 लिए थे, और वही 5,000 इसने सी से लेके रखे थे। अब बी को कुछ दिनों के बाद ए को वो 5,000 रुपए लौटाने, तो ऐसे में, और ए को क्या करना है, ए को सी को लौटाना है। तो ए ने क्या किया, ए ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी को ही इंडिकेट किया कि भाई तुम्हें जो मुझे 5,000 रुपए देने थे, तुम वो 5,000 रुपए मुझे मत दो, ये सी नाम का एक व्यक्ति है इसको दे दो। मतलब मैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं, इसमें पेई कौन है, सी, ड्रॉअर कौन है, ए, और ड्रॉई कौन है, बी। ए जो है वो बी को ये ऑर्डर दे रहा है कि तुम सी को ये 5,000 रुपए दे दो। ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ये तीनों टर्म्स इसमें आ गई। ए ने क्या किया, ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसमें उसने क्या लिखा कि किसका ऑर्डर दिया, बी को, कि तुम इतने इतने दिनों में सी जो है उसको इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, कितने, जितने भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हैं, जितने भी उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखे हैं उतने पैसे ट्रांसफर कर दो।
तो सेम जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट में क्या देखा, जो ड्रॉअर है वो डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्रॉअर पहले ड्रॉई को बोल रहा है कि तुम पेई को पैसे ट्रांसफर करो, 3 पार्टीज इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद आता है चेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक सेक्शन 6 में दिया गया। ज्यादातर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लोग चेक को ही इंपॉर्टेंट समझते हैं कि चेक ही इकलौती चीज है, बट बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं चेक क्या होता है, और चेक में डिमांड ड्राफ्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वैसे हम इसमें 3 ही चीजें गिनते हैं, एक हमारा प्रोमिसरी नोट हो गया, एक हमारा हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा हमारा हो गया चेक। लेकिन चेक में डिमांड ड्राफ्ट वाली फैसिलिटी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। यहाँ पे चेक का भी मैंने एग्जांपल बना के रखा है। चेक में भी सेम वही चीज है, ऊपर हम नाम लिखते हैं पेई का, जैसे हमें अमाउंट पे करना है, नीचे हम अल्फाबेट्स में अमाउंट लिख देते हैं हमें कितना देना है, यहाँ ऊपर डेट लिख देते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल्स में अमाउंट आ जाता है, यहाँ ड्रॉई का नाम यानी कि बैंक का नाम आ जाता है, बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है, और ड्रॉअर का नाम आ जाता है। इसमें ड्रॉअर कौन हुआ, जिसने ये चेक बनाया है। जिस व्यक्ति ने ये चेक बनाया है वो हुआ ड्रॉअर, जिसके नाम पे ये चेक बनाया गया वो हुआ पेई। और इसमें ड्रॉई कौन हुआ, बैंक। क्यों हुआ ड्रॉई बैंक, क्योंकि जो ड्रॉअर है यानी जिसने चेक बनाया है वो बैंक को ये बोल रहा है कि भाई मैं ये चेक दे रहा हूं, तुम इस चेक को कैश करके किसी दे दो, पेई को दे दो। तो कौन हुआ ड्रॉई, जो भी बैंक होगा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एसबीआई लिखा है, जो भी बैंक होगा जिसका ये चेक होगा वो हो जाएगा इसमें ड्रॉई। मेकर हो गया यानी जिसने चेक बनाया वो ड्रॉअर हो गया, बैंक ड्रॉई हो गया, जिसको पेमेंट करनी है वो पेई हो गया। और सेम उसी तरह जैसे बाकी इसमें ट्रांसफरेबल था, चेक भी ट्रांसफरेबल होता है। चेक में नाम के आगे और बियरर लिखा होता है। अभी और बियरर का मतलब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है जिसके नाम पे चेक बनाया गया है, ये इसे आगे ट्रांसफर भी कर सकता है, इसे नेगोशिएट भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पे बनाया गया वही उसे रख ले, मतलब वो इसको आगे ट्रांसफर ना कर पाए। इसलिए इसमें आगे और बियरर लिखा होता है, मतलब जिसके नाम पे चेक बनाया गया जो पेई है वो आगे भी किसी को ये चेक ट्रांसफर कर सकता है अगर किसी और को उसे पैसे देने हो तो। हम देखते हैं चेक्स के काइंड्स या फिर कैटेगरी क्या होते हैं। चेक जो है वो 2 काइंड्स में डिवाइडेड है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला जो है, जो सबसे मेन है, वो होते हैं ऑर्डर बियरर क्रॉस, फिर आता है ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, इसमें ओरिजिनल चेक यूज नहीं किया जाता, चेक की एक स्कैन कॉपी को यूज किया जाता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जब भी ये इसका यूज होता है तो ओरिजिनल चेक यूज नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक चेक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं सॉरी, एक स्कैन कॉपी यूज करी जाती है चेक की पैसे ट्रांसफर करने के लिए। सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, जिसमें ना पेपर होता है, ना पेन होता है, ना इंक होता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, मतलब असली चेक यूज नहीं किया जाता, एक इलेक्ट्रॉनिक चेक यूज किया जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। इसके बाद आता है ऑर्डर चेक, बियरर चेक और क्रॉस चेक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूजुअली हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमें यूज आते हैं, हम देखते हैं इनको। ऑर्डर चेक में क्या होता है, ऑर्डर चेक ये होता है इसमें जो चेक का जो अमाउंट होता है वो सीधे पेई को पे किया जाता है, और फिर पेई के पास ये एक राइट होता है या ये एक पावर होती है कि वो आगे उस चेक को ट्रांसफर कर सकता है एक बार। मतलब जो चेक है वो पेई के लिए बनाया गया था, पेई के पास ये पावर है कि वो एक बार उस चेक को आगे ट्रांसफर कर सकता है अपनी इच्छा पे। अगर वो किसी को आगे देना चाहे तो वो आगे उस चेक को ट्रांसफर कर सकता है एक बार। ये होता है ऑर्डर चेक। दूसरा आता है बेरर चेक। बेरर चेक में इस चेक पे नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, पेई का नाम होता है, टू बेरर लिखा होता है, लेकिन इंडोर्समेंट खाली होता है। कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हो, कितनी भी बार दूसरे व्यक्ति को इंडोर्स कर सकते हो। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेरर चेक समझ गया, इसको कितनी भी बार फर्दर नेगोशिएट किया जा सकता है, इंडोर्स किया जा सकता है। इस पे नाम पेई का होता है उसके बाद भी। ऑर्डर चेक में केवल एक बार ट्रांसफर कर सकते थे, पेई एक बार ट्रांसफर कर सकता था उसे, बेरर चेक में आप बार बार कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस चेक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप 100% अगर आप चेक्स में डील कर, मतलब अगर आप किसी तरह से चेक में पेमेंट करते हैं आपको मिलती है, तो आप क्रॉस चेक आपने हमेशा जरूर देखा होगा। क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस चेक 4 तरह के होते हैं, मतलब चेक पे 4 तरह की क्रॉसिंग करी जाती है। मैं आपको बना के बताता हूँ कैसे। जनरली जो चेक पे क्रॉसिंग होती है वो ऐसी होती है, ये
क्रॉस चेक कहते हैं। इसमें भी 4 कैटेगरी होती है। एक होती है जनरल क्रॉसिंग, खाली 1-2 क्रॉस बना दिए, कुछ नहीं लिखा उसमें, ये हो गया जनरल क्रॉसिंग। खाली 2 क्रॉस, 2 ऐसी लाइन बनी या एक सिंगल लाइन ही बनी, मान लीजिए 2 नहीं बनी, ये जनरल क्रॉसिंग हो गया। इसमें कुछ लिख दिया बीच में, किसी का नाम लिख दिया, मान लीजिए जिसको देना है ABCD कॉर्पोरेशन, ABCD लिमिटेड, कुछ भी लिख दिया, ये जनरल क्रॉसिंग में आएगा। ये आता है सेक्शन 123 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 123 में आता है जनरल क्रॉसिंग। अभी क्रॉस जो बनाया है इसका आखिर मतलब क्या होता है, ये क्रॉस क्यों बनाया जाता है, क्यों ये 2 लाइन बना दी जाती है चेक के ऊपर, इससे होता क्या है? ये 2 लाइन का ये मतलब होता है, अगर इसके बीच में लिखा गया है, किसी का भी नाम लिखा गया है, या फिर ये 2 लाइन का ये मतलब होता है कि ये जो चेक है इसे आप कैश नहीं करवा सकते। मतलब आप इस चेक को डायरेक्टली आपको बैंक में ही ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। मतलब आप जब ये चेक लेके बैंक जाओगे, अगर इसके ऊपर 2 लाइन बनी है, 2 क्रॉस बने हैं, तो आप इसे जहां विंडो से आप पैसे कलेक्ट करते हो चेक देके, अगर वो नहीं कर सकते, आपको ये डायरेक्टली अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। ये 2 क्रॉस का यही मतलब होता है, क्या कि आप इसको कैश नहीं करवा सकते, आपको इसको अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। दूसरा आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग, मान लीजिए ये 2 लाइन बनी है, इसके बीच में मैंने किसी बैंक का नाम लिख दिया, SBI लिख दिया, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, SBI लिख दिया, कोई भी एक बैंक का नाम लिख दिया। तो अब स्पेशल क्रॉसिंग सेक्शन 124 में ये बताता है कि अगर इसके बीच में, 2 क्रॉस के बीच में किसी बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो आप इस चेक को केवल उसी बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब केवल वहीं पे आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका कहीं भी अकाउंट होगा वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप उसको केवल उसी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं जहां पे, जिसका भी नाम इस चेक के ऊपर 2 क्रॉस के बीच में लिखा गया है। खाली है मतलब कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कैश नहीं करवा सकते। बीच में दोनों लाइनों के बीच में अगर किसी बैंक का नाम लिखा हो, तो मतलब उसी पर्टिकुलर बैंक की किसी ब्रांच में जाके आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, कैश अभी भी नहीं करवा सकते। 2 लाइन बनी है मतलब कैश तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। तीसरा आ जाता है, इसमें लिखा होता है नॉट नेगोशिएबल। इसमें क्या लिखा होता है? नॉट नेगोशिएबल। मैं NN लिख देता हूं अभी। नॉट नेगोशिएबल मतलब ये जो चेक है, अभी ये जो 2 कैटेगरी हमने इसके पहले देखी थी, इन्हें आप फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। इसमें ये चीज लिखी हुई है, और बियरर, भले ही आप इसको कैश नहीं करवा सकते, लेकिन आप इससे फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। इस पर पेई का नाम लिखा है तो भी, लेकिन अगर इसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, अगर चेक की ये 2 जो हमने क्रॉस किया उसके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो आप उस चेक को नेगोशिएट नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस केस में जिस व्यक्ति का यहाँ नाम लिखा होगा, ड्रॉअर ने जिस व्यक्ति के नाम पे वो चेक बनाया होगा, वो केवल उसी व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा और कोई दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब ड्रॉअर ने जिस व्यक्ति के नाम पे चेक बनाया है, केवल उसी को ये चेक मिलेगा, वो किसी और को आगे इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि नॉट नेगोशिएबल इसके ऊपर लिखा हुआ है। सेम वही मतलब होता है अकाउंट पेई का भी। अकाउंट पेई जो 4थी कैटेगरी है, उसका भी यही मतलब होता है, अगर इसके बीच में अकाउंट पेई भी लिखा हुआ है, तो भी उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका इस पे नाम लिखा है, तब भी इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का इस पे, जिस पेई का नाम लिखा हुआ है, जितना अमाउंट लिखा है, वो उसके अकाउंट में वो चेक डाल दिया जाएगा। इसके बाद क्रॉस चेक हमने देख लिया, क्रॉस चेक क्या होता है। बाकी कैटेगरीज चेक की क्या होती हैं वो भी हमने देख ली। इसके बाद हम देखते हैं आगे के बाकी के सेक्शंस, इसमें और भी काफी सारे सेक्शन। उसके पहले हम देखते हैं एक्सक्लूड क्या क्या किया जाता है। अभी अब तक हमने देख लिया कि इंक्लूड क्या क्या किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? प्रॉमिसरी नोट इंक्लूड करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड करते हैं, और चेक इंक्लूड करते हैं। ये 3 चीजें हमने देखी। ये 3 चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंक्लूड की जाती हैं, इसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं होता। क्या क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, और चेक होता है। बस ये 3 चीजें जो है ये इंक्लूड करी जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और हम देखते हैं एक्सक्लूड क्या क्या किया जाता है, मतलब क्या चीजें हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर नहीं आती। सबसे पहला हो गया ट्रेजरी बिल्स, हुंडी, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर और करेंसी नोट। एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जैसा कि चेक हमने यहाँ लिखा था, आई मतलब जो ड्रॉअर है वो अपने प्रॉमिसरी नोट पे या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखता है, आप आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर दिस 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 सम ऑफ जितने का भी बनाया गया। सेम यही चीज अगर आपके पास नोट है हाथ में, तो आप उसको देखिए, उस पर लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट, दैट पर्टिकुलर करेंसी नोट, द सम ऑफ जितने का भी वो नोट है। हर नोट के ऊपर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ
अगर वो 2000 का नोट है तो 2000 द बियरर ऑफ दिस करेंसी, अगर वो 200 का नोट है तो 200 द 200 द बियरर ऑफ दिस करेंसी। लेकिन तब भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो एक करेंसी नोट है, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि वो भी नेगोशिएट है, वो आगे जाता ही जाता है भाई पैसा, अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे, लेकिन तब भी उसे क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं करते। पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर जो होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो भी नहीं आता। हुंडी का मतलब क्या होता है, जो पुराने टाइम में जब बिजनेस होते थे तब ये सब लॉज तो होते नहीं थे, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब होते ही नहीं थे। उस टाइम पे कस्टम्स चलते थे, कोई भी तरह का कस्टम बना दिया एक पर्टिकुलर मार्केट ने कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ इस तरह से चीजें होती हैं, कोई लोन लिया तो उस पर इतना % इंटरेस्ट लगता है, किसी ने नहीं चुकाया तो उसके खिलाफ ये किया जाता है। हर जगह का, हर मार्केट का, हर एरिया का, हर तरह के लोगों का अलग कस्टम होता था, अलग रूल होता था। जब ये एक्ट्स आए तो पूरे इंडिया में ये एक एक्ट अप्लाई होने लगा हर चीज के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग एक्ट है, हर चीज के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई होने लगे। लेकिन अभी भी कई मार्केट्स में हुंडीज को माना जाता है, हुंडीज मतलब पुराने कस्टम्स को माना जाता है। तो जहां पे भी पुराने कस्टम्स के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, पुराने कस्टम के थ्रू अगर आप कोई प्रोमिसरी नोट या ऐसी कोई चीज बना रहे हैं, प्रोमिसरी नोट नहीं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं इसी के जैसी, लेकिन आप उसमें ये पुराने कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं हुंडी वाले, तो फिर वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे के सेक्शन 7 ड्रॉअर ड्रॉई मैं आपको बता चुका हूँ। ड्रॉअर ड्रॉई क्या होता है, होल्डर भी मैंने बता दिया क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होल्डर जो ड्रॉअर है वो भी होल्डर हो सकता है, अगर ड्रॉई भी होल्डर हो सकता है, पेई भी होल्डर हो सकता है। मान लीजिए ड्रॉअर कैसे होल्डर हो सकता है, ड्रॉअर ने ये बनाया, क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट बनाया या चेक बनाया, अभी वो उसी के पास है, उसने दिया नहीं, वो होल्डर है, उसने होल्ड करके रखा है उस चीज को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो वो होल्डर हो गया। अगर उसने आगे ड्रॉई को ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे में होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हो गया, ड्रॉई। अब मान लीजिए ड्रॉई के पास ऑर्डर था कि उसको पेई को देना है, लेकिन पेई किसी और को दे रहा है, ड्रॉई ने तो पेई को दे दिया लेकिन पेई ने आगे ट्रांसफर नहीं किया, तो अभी होल्डर कौन है, पेई होल्डर है। मतलब जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस किसी के पास होगा, जो भी उसको होल्ड करके रखेगा, जिसके पोजेशन में वो होगा, वो उस टाइम पे क्या कहलाएगा, होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट आता है इनलैंड पेमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है सेक्शन 11 और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है सेक्शन 12, ये दोनों रिलेटेड चीजें। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब इंडिया के अंदर बनाया गया इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई चेक है, कोई प्रॉमिसरी नोट है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि इंडिया के अंदर ही बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारे इंडिया में बनाया गया इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। दूसरा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो कि फॉरेन का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई फॉरेन से कोई चेक है जो कि यहाँ आया है, किसी ने लिया है इंडिया में, फॉरेन से किसी ने किसी को इंडिया में चेक दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद नेगोशिएबल हमने बता दिया क्या होता है, नेगोशिएशन भी बता दिया क्या होता है। एंडोर्समेंट अभी तक नहीं बताया, एंडोर्समेंट क्या होता है। एंडोर्समेंट का मतलब यहाँ होता है जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी टाइटल या उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना, उसका टाइटल या उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना। यहाँ जब जो ड्रॉअर है, जब वो पेई को ये ट्रांसफर करता है, ड्रॉअर जब पेई को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है, तब उसका एंडोर्समेंट किसके पास चला जाता है, पेई के पास। लेकिन ये तरीका नहीं है एंडोर्समेंट ट्रांसफर का। असल में एंडोर्समेंट कैसे ट्रांसफर होता है, जो ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो ड्रॉअर है वो उसके पीछे सिग्नेचर करके लिख देता है कि मैं इस व्यक्ति को इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्समेंट दे रहा हूं। मतलब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चार्ज या इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल या ओनरशिप मैं किसको दे रहा हूं, जिस भी व्यक्ति का उस पर नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति को दे रहा हूं। इसे कहता है एंडोर्समेंट। मतलब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल या ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना। अब मान लीजिए एक चेक या कोई भी चीज है जिसपे ये लिखा गया है, मान लीजिए उस चीज पे जगह नहीं है कहीं लिखने के लिए, तो क्या किया जाएगा, एक अलग से स्टैम्प पेपर लिया जाएगा, उस पर लिख के दे दिया जाएगा कि मैं फला फला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्समेंट ट्रांसफर करता हूँ। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। मतलब टाइटल या ओनरशिप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड करना। अब वो उसको भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है अगर चाहे तो। इसके बाद आता है
एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल क्या होता है? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब होता है, मान लीजिए जो ड्रॉअर है उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख दिया कि मैं, कुछ लिखा नहीं, एक्चुअली कुछ लिखा नहीं, बस उसने साइन कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे अकेला अपना साइन कर दिया, ये होगा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब वो जिसके लिए बनाया गया था उस व्यक्ति को उसकी टाइटल या ऑनरशिप दे दी गई, मतलब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये उस व्यक्ति का हो गया जिसका इस पे नाम लिखा है और ड्रॉअर ने जिसका नाम लिख के इस पे साइन किया, उस व्यक्ति के पास इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ये क्या रहेगा? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। और दूसरा होता है एंडोर्समेंट इन फुल। वो क्या होता है, मान लीजिए नाम लिख के साइन तो कर दिया कि इस व्यक्ति का हो गया, लेकिन उसके नीचे एक ऑर्डर या डायरेक्शन भी लिख दिया कि आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी और व्यक्ति को देना है। मतलब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका पेमेंट आपको किसी व्यक्ति को करना है, इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, एंडोर्समेंट इन फुल। मतलब उसने ये किसी दूसरे जो ड्रॉअर है उसने किसी दूसरे व्यक्ति को इसका टाइटल और ओनरशिप तो दे दिया, लेकिन साथ में उसे ये ऑर्डर भी किया है कि इसमें जो अमाउंट लिखा है वो आपको एक तीसरे व्यक्ति को पे करना है। भले ही आपको इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल ओनरशिप मिल गया, लेकिन आपको पेमेंट करनी है एक तीसरे व्यक्ति को, जिसका मैं नाम इसके पीछे आपको लिख के दे रहा हूँ एज अ ऑर्डर, कि आपको आगे इसे फॉरवर्ड पेमेंट करना है। इसके बाद आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे दोनों तरह से बनाया गया है। इसे प्रोमिसरी नोट भी बनाया गया है और इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बनाया गया है। ये दोनों तरह से बनाया गया। अब ये पेई पे डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से ट्रीट करना चाहता है, या ड्रॉअर पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से ट्रीट करना, या फिर पेई पे। मान लीजिए ड्रॉअर नहीं है, प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों ही है, ये कंबाइन है, ये बना के पेई को दे दिया, पेई आगे भी इसे ट्रांसफर करना चाहता है। तो अब ये पेई पे डिपेंड करता है कि वो इसे एज अ प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर करना चाहता है या एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करना चाहता है। और जब भी ये डिसाइड कर लेगा, जैसे ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से क्या है, फिर उसके बाद वो जब भी आगे नेगोशिएट होगा, जब भी ट्रांसफर होगा, वो उसी कैटेगरी में ट्रांसफर होगा जैसा उसने डिसाइड किया। अगर वो उसे प्रोमिसरी नोट की तरफ मानता है तो वह आगे जितनी भी बार ट्रांसफर होगा हर बार प्रोमिसरी नोट की तरह ही ट्रांसफर होगा। ठीक। अब एक चीज और, मैच्योरिटी हमने देख लिया था। मैच्योरिटी क्या होता है, जब डेट आ जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं। जो उसका फाइनल डेट होता है, जिस दिन उसकी पेमेंट होती है, उसे हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं या मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक, या प्रोमिसरी नोट है, कुछ भी है। इस पे हमने नाम लिख दिया किसको देना है, डेट डाल दी, स्टैंप लगा दिया, लेकिन अमाउंट लिखना भूल गए। सब कर दिया, साइन भी कर दिया, नाम भी लिख दिया, डेट भी डाल दी, लेकिन अमाउंट लिखना भूल गए। अब क्या होगा, अमाउंट तो लिखा नहीं, पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, तो कितने ट्रांसफर होंगे ये तो पता ही नहीं। ऐसे में क्या होगा, आपको पता होगा जो भी स्टैंप होता है वो पैसों, मतलब स्टैंप के ऊपर लिखा होता है वो कितने रुपए का है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, या 100 रुपए का, 50 रुपए का, जितने का भी स्टैंप है उसके ऊपर लिखा होगा। तो ऐसे में अगर इसके जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर अमाउंट नहीं लिखा गया है, दोनों जगह खाली है, जहां अल्फाबेट्स में लिखना था वो भी खाली है, जहां नंबर्स में लिखना था वो भी खाली है, लेकिन साइन किया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, जो स्टैंप होगा उसके पैसों से डिसाइड किया जाएगा कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये कितने रुपए तक का हो सकता है। इसमें क्या होता है, अगर 2 रुपए का स्टैंप है तो 10,000 रुपए तक के 10,000 रुपए तक इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जा सकता है। मतलब अगर इस पे 2 रुपए का स्टैंप लगा है तो इससे 10,000 रुपए तक इससे लिए जा सकते हैं, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम 10,000 के अंदर कितना भी ले सकते हैं, 1 रुपए से 10,000 तक आप कितना भी ले सकते हो। अगर इस पे 2 रुपए का स्टैंप लगा है, 5 का लगा है 25,000, 10 का लगा है 50,000, ऐसे ही फर्दर जितने का भी लगा है, जितने भी लगे हैं उस हिसाब से उसका अमाउंट डिसाइड किया जाता है।
₹2 पे 10,000, एक मैंने एग्जांपल देके बता दिया। अब मान लीजिए इसमें यहाँ कुछ और अमाउंट लिखा है और यहाँ कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह अलग लिखा है। यहाँ लिखा है 5,000, यहाँ वर्ड्स में लिखा है 5,000 और यहाँ नंबर्स में लिखा है 50,000। ऐसे में क्या होगा, दोनों जगह अलग अलग अमाउंट लिखा है, कितना दिया जाएगा? 55,000 तो देनी देंगे मिला के। तो कितना देंगे, या 5,000 देंगे या 50,000 देंगे? नहीं, 5,000 देंगे। अगर दोनों जगह अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है तो ये जो न्यूमेरिकल्स में लिखा है इसे नहीं माना जाएगा। जो अल्फाबेट्स में जो अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट माना जाएगा और उतना अमाउंट सामने वाले को दिया जाएगा। मतलब अगर दोनों जगह अलग अलग अमाउंट लिखे हैं तो अल्फाबेट्स में जो अमाउंट लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10,000 रुपीज ओनली, या यहाँ लिखा हुआ है 40,000 रुपीज ओनली, यहाँ भले ही कुछ भी लिखा हो, मतलब अलग लिखा हो अगर तो ये जो अल्फाबेट्स में लिखे गए अमाउंट है ये पे किया जाएगा, ना कि न्यूमेरिकल्स में लिखा गया अमाउंट। तो इस वीडियो हमने सब समझ लिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ये समझ लिया, इसमें क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है, ड्रॉय क्या होता है, होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मैच्योरिटी क्या होती है, चेक कैसा होता है, प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, चेक कितने टाइप के होते हैं, क्रॉस चेक, सब देख लिया। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहा करेंगे जब भी नई वीडियो आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लाइकिंग द वीडियो।